हाय फ्रेंड्स, आज हम IC38 के बुक के जो खास प्रश्न हैं उनको लेके आए हैं। अनुभाग 1 में अध्याय 1 से 5 तक के प्रश्न आते हैं। इस वीडियो के पार्ट 1 में हम अध्याय 1 से 5 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को चुनेंगे। आइए देखते हैं साथियों, वो महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं। पहला अध्याय है जीवन बीमा परिचय। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में बीमा उद्योग का नियामक यानी रेगुलेटर कौन है? सही उत्तर है भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जोखिम का कम महत्वपूर्ण यानी द्वितीयक बोझ कौन सा है? सही उत्तर है भविष्य में संभावित हानियों को पूरा करने हेतु आरक्षित निधि यानी रिजर्व को अलग बचाकर रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि जोखिम ट्रांसफर से संबंधित है? सही उत्तर है बीमा। बीमा ही जोखिम ट्रांसफर से संबंधित विधि कहलाती है। बीमा के द्वारा लोग अपना जोखिम बीमा कंपनी को सौंप देते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित परिदृश्यों में किसके लिए बीमा की आवश्यकता हो सकती है? सही उत्तर है परिवार का एकमात्र कमाने वाला लाला जिसकी असामयिक मृत्यु हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमा योजना सरकार द्वारा नहीं बल्कि बीमाकर्ता द्वारा प्रायोजित है? सही उत्तर है जन आरोग्य योजना। जन आरोग्य योजना सरकार द्वारा नहीं बल्कि बीमा कंपनी के द्वारा चलाया जाता है। अगला प्रश्न है, जोखिम पूलिंग के जरिए किए जाने वाले जोखिम ट्रांसफ़र को कहते हैं, क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। यानी कि जोखिम को पूलिंग करने के माध्यम से जोखिम को ट्रांसफ़र किया जाता है बीमा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जोखिम घटने के अवसरों को कम करने संबंधी उपायों को क्या कहते हैं? सही उत्तर है हानि रोकथाम यानी प्रिवेशन। हानि रोकथाम यानी कि आपने मार्केट में अपनी साइकिल खड़ी की और उसमें आपने लॉक लगा के रखा, तो जोखिम के लिए हानि का रोकथाम आपने किया। बगैर लॉक के अगर आप साइकिल खड़ा कर देंगे तो निश्चित तौर से साइकिल में चोरी होने का जोखिम बढ़ जाएगा। इसलिए जोखिम घटने के अवसरों को कम करने संबंधी उपायों को हानि रोकथाम कहते हैं। अगला प्रश्न है, बीमाकर्ता को यानी इंश्योरर को जोखिम ट्रांसफ़र करने पर क्या संभव हो जाता है? आप जानते हैं बीमाकर्ता मतलब बीमा कंपनी। बीमा कंपनी पुनर्बीमा करा के शांतिपूर्वक अपने कारोबार को और अधिक प्रभावी बनाने की योजना कर लेती है। यानी सही ऑप्शन है शांतिपूर्वक अपने कारोबार को और अधिक प्रभावी बनाने की योजना करना संभव हो जाता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक बीमा कारोबार की शुरुआत कहाँ से हुई थी? सही उत्तर है लॉयड्स से हुई थी। लंदन में एक लॉयड नामक जगह है जहाँ से आधुनिक बीमा की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, बीमा के संदर्भ में जोखिम अपने पास रखना ऐसी परिस्थिति की ओर संकेत करता है जहाँ व्यक्ति स्वयं ही जोखिम एवं उसके प्रभाव को झेलने का निर्णय लेता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बीमा आस्ति की सुरक्षा करता है, गलत। बीमा हानि की रोकथाम करता है, गलत। बीमा हानि की संभावना को कम करता है, ये भी गलत। सही उत्तर है संपत्ति की हानि होने पर बीमा भुगतान करता है, ये सही है। अगला प्रश्न है, 400 घरों में से प्रत्येक का मूल्य 20,000 रुपये, औसतन 4 घरों में प्रतिवर्ष आग लग जाती है जिससे कुल 80,000 रुपये की हानि होती है। इस हानि की क्षतिपूर्ति के लिए प्रत्येक घर के मालिक को वार्षिक रूप से कितना अंशदान करना होगा? सही उत्तर है 200 रुपये। अगर 400 परिवार हैं और 200 रुपये प्रति परिवार के हिसाब से पैसे को इकट्ठा किया जाए तो बड़े आराम से 80,000 जुट जाएगा। यानी 400 गुणे 200 बराबर 80,000। यानी सही उत्तर है 200 रुपये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
बीमा कुछ लोगों के हानि को बहुत से लोगों द्वारा आपस में बांट लेने की विधि है, यानी पहला ऑप्शन सही है। लेकिन फिर भी ऐसे क्वेश्चन में हम लोग चारों ऑप्शन पढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन है बीमा एक व्यक्ति के जोखिम को किसी अन्य व्यक्ति के पास अंतरित करने की विधि है। नहीं, व्यक्ति से व्यक्ति को अंतरित नहीं किया जा सकता है, व्यक्ति से बीमा कंपनी को अंतरित किया जाता है। अगला ऑप्शन है बीमा बहुत लोगों की हानि को कुछ लोगों द्वारा आपस में बांटने की विधि है। नहीं, बीमा कुछ लोगों की हानि को बहुत से लोगों द्वारा बांटने की विधि है। जैसे कि आपने ऊपर देखा है कि 400 परिवारों में से 4 परिवारों की हानि होती है, तो 4 परिवारों की हानि को 400 परिवार वहन करते हैं, यानी कुछ लोगों की हानि को बहुत से लोगों द्वारा आपस में बांट लिया जाता है। इसमें अगला ऑप्शन है बीमा कुछ व्यक्तियों के लाभ को कई व्यक्तियों में अंतरित करने की विधि है। नहीं, लाभ को अंतरित नहीं किया जाता है। सही ऑप्शन है बीमा कुछ लोगों के हानि को बहुत लोगों द्वारा आपस में बांट लेने की विधि है। अगला प्रश्न है बीमाकर्ता जोखिम स्वीकरण से पूर्व संपत्ति के सर्वेक्षण एवं निरीक्षण की व्यवस्था क्यों करते हैं? सही उत्तर है मूल्यांकन के प्रयोजन हेतु, जोखिम का आकलन करने के लिए। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बीमा प्रक्रिया को पूर्ण रूप से समझाता है? सही उत्तर है कुछ लोगों की हानि को कई लोगों द्वारा आपस में बांट लेना बीमा की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से समझाता है। अगला अध्याय है ग्राहक सेवा। ग्राहक के आजीवन मूल्य का क्या मतलब है? सही ऑप्शन है आर्थिक लाभों का योग जो ग्राहक के साथ एक दीर्घकालीन संबंध बनाकर प्राप्त किया जा सकता है, वह ग्राहक के आजीवन मूल्य कहा जाता है। किसी ग्राहक से हम अगर काफ़ी लंबे समय तक जुड़े रहते हैं तो वह ग्राहक हमें काफ़ी ज़्यादा फायदा दे सकता है, यही उसके आजीवन मूल्य कहलाता है। अगला प्रश्न है उस परिदृश्य को पहचानें जहां बीमा की जरूरत पर एक बहस की आवश्यकता नहीं है। सही उत्तर है तृतीय पक्ष के दायित्व के लिए मोटर बीमा, यानी भारत में थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य है, इस पे बहस की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार किसे एक उपभोक्ता के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है? सही ऑप्शन है वह व्यक्ति जो पुनर्विक्रय के प्रयोजन के लिए सामानों को खरीदता है, यानी आप पुनः बेचने के उद्देश्य से सामान को खरीदते हैं तो आप एक उपभोक्ता नहीं हैं। उपभोक्ता वह होता है जो सामान को इस्तेमाल करने के उद्देश्य से खरीदता है, इसलिए सही ऑप्शन सेकेंड है। अगला प्रश्न है किसकी वजह से स्वस्थ संबंध नहीं बन पाते हैं? इसमें सही उत्तर है विश्वास। अगर विश्वास कम हो तो स्वस्थ संबंध नहीं बन पाएंगे। अगला प्रश्न है इसमें से कौन सक्रिय रूप से सुनने का तत्व नहीं है? तो सही उत्तर है सेकेंड, अत्यंत पूर्वाग्रही होना सही रूप से सुनने का तत्व नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि सही रूप से सुनने में ध्यान से सुनना यानी बातों पर अच्छी तरह से ध्यान देना, सहानुभूतिपूर्वक सुनना यानी बीच बीच में आपको सहानुभूतिपूर्वक शब्दों का इस्तेमाल करना है, और उचित प्रक्रिया देना यानी हाँ, एस, ओके, आगे बताएं, ऐसा बोलना होता है। तो अत्यंत पूर्वाग्रही होने का मतलब होता है बातों के बीच में आप उतावले हो जाते हैं और बातों को पूरा होने से पहले ही अपनी बात बोल देते हैं, इसे अत्यंत पूर्वाग्रही होना कहते हैं। यह सही रूप से सुनने का तत्व नहीं है। अगला प्रश्न है इनमें से नैतिक आचरण की विशेषता नहीं है। सही उत्तर है अपने हितों को ग्राहक के हितों से आगे रखना, यानी कि अगर आप अपने हितों को ग्राहक के हितों से आगे रखते हैं, अपना फ़ायदा पहले चाहते हैं, ग्राहक का फ़ायदा बाद में चाहते हैं, तो यह नैतिक आचरण की विशेषता नहीं है। इस प्रश्न में आप देख रहे हैं तीर का निशान थोड़ा ऊपर लग गया है, लेकिन वह गलत जगह पर लग गया है। सही उत्तर है अपने हितों को ग्राहक के हितों से आगे रखना नैतिक आचरण की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न एक ठोस वस्तु नहीं है। क्या ठोस वस्तु नहीं है? बीमा।
बीमा अमूर्त होता है, इसे देखा नहीं जा सकता है, इसकी मूर्ति नहीं बनाई जा सकती है, इसलिए यह ठोस वस्तु नहीं होता है। हवा भी ठोस वस्तु नहीं होता है। मकान ठोस वस्तु है, मोबाइल फ़ोन ठोस वस्तु है और जोड़ी की जींस ठोस वस्तु है, इसे देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, सेवा की गुणवत्ता का सूचक नहीं है क्या चतुराई? अगर आप चतुराई से काम करते हैं तो यह सेवा की गुणवत्ता का सूचक नहीं है। विश्वसनीयता, सहानुभूति, प्रतिक्रियाशीलता सेवा की गुणवत्ता का सूचक है, इसलिए चतुराई सेवा की गुणवत्ता का सूचक नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में बीमा अनिवार्य है? इसको हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। मोटर तृतीय पक्ष दायित्व बीमा अनिवार्य है। अगला प्रश्न, बीमा धारक की बीमा लागत को कम करने के तरीके में से एक है कटौती। कटौती का मतलब बीमा के कुछ लाभों की कटौती करके कुछ प्रीमियम को कम किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, अपनी बीमा पॉलिसी के संबंध में शिकायत रखने वाला ग्राहक के माध्यम से IRDA से संपर्क कर सकता है। सही ऑप्शन है IGMS। IGMS में जिला उपभोक्ता फोरम और लोकपाल दोनों आ जाते हैं। IGMS का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम। चूँकि अगला ऑप्शन दिया है IGMS या जिला उपभोक्ता फोरम या लोकपाल, तो इसमें ऑप्शन गलत दे दिया है जिला उपभोक्ता फोरम। जैसा आप पहले से ही जानते हैं कि विवाद हो सकता है 20 लाख रुपए से अधिक का हो तो जिला उपभोक्ता फोरम वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसलिए सबसे बेहतर ऑप्शन है IGMS। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का संबंध किससे है? ऑप्शन 1 बीमा कंपनियों के खिलाफ शिकायत, ऑप्शन 2 दुकानदारों के खिलाफ शिकायत, ऑप्शन 3 बांडों के खिलाफ शिकायत, ऑप्शन 4 बीमा कंपनियों, ब्रांड एवं दुकानदार के खिलाफ शिकायत। यानी सभी के, उपरोक्त सभी भी अगर लिखा होता तो भी सही होता। यहाँ ऑप्शन में तीनों का नाम लिख दिया है तो भी ऑप्शन 4 सही है, बीमा कंपनियों, ब्रांड एवं दुकानदारों के खिलाफ शिकायत। अगला प्रश्न है, का अधिकार क्षेत्र उन मामलों से निपटना है जहां वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य क्षतिपूर्ति का दावा 20 लाख तक है। 20 लाख मूल्य तक के दावों का निपटारा जिला फोरम में हो जाता है, इसलिए ऑप्शन सेकंड सही है। अगला प्रश्न, ग्राहक संबंध में पहली धारणा बनाई जाती है। सही ऑप्शन है समय पे चल के, रुचि दिखा के, आत्मविश्वासी होके। यानी उपरोक्त सभी नहीं लिखा है, तीनों का नाम लिखा है, इसलिए चौथा ऑप्शन सही है। क्योंकि ऐसे प्रश्न में शुरू में 1-2 पॉइंट पढ़ने पे लगता है कि ऑप्शन 1 ही सही है या ऑप्शन 2 ही सही है, लेकिन ऐसे प्रश्नों को पूरा पढ़ने के बाद ही सही उत्तर का चुनाव करना चाहिए। अगला प्रश्न है, सही कथन का चयन करें। ऐसे प्रश्नों को ध्यान से पढ़ा जाता है और पूरा पढ़ा जाता है। बीमा बेचते समय नैतिक आचरण असंभव है, गलत। बगैर नैतिक आचरण के तो बीमा बेचे ही नहीं जा सकता है। दूसरा ऑप्शन, नैतिक आचरण बीमा एजेंटों के लिए आवश्यक नहीं है, गलत। बीमा एजेंटों के लिए अति आवश्यक है। तीसरा ऑप्शन, नैतिक आचरण एजेंट और बीमाकर्ता के बीच विश्वास बढ़ाने में मदद करता है, हाँ बिल्कुल मदद करता है। चौथा ऑप्शन, नैतिक आचरण की अपेक्षा केवल शीर्ष प्रबंधन से की जाती है, नहीं। नैतिक आचरण की अपेक्षा केवल शीर्ष प्रबंधन से नहीं की जाती है, बल्कि बीमा एजेंट से भी की जाती है और ग्राहक से भी की जाती है। अगला प्रश्न, सक्रिय रूप से सुनने में क्या शामिल है? सही ऑप्शन 4 है, वक्ता की ओर ध्यान देना, कभी कभी सिर हिलाना, मुस्कुराना और प्रतिक्रिया देना, ताकि हम जिसकी बात सुन रहे हैं उसे लगे कि हम ध्यान से सुन रहे हैं। सक्रिय रूप से सुनने का मतलब ध्यान से सुनना, मुस्कुराना और साथ ही साथ प्रतिक्रिया देना, लगे कि हम उनकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब पार्ट 3 के प्रश्न, किस चीज़ का अधिकार क्षेत्र ऐसी शिकायतों पर ध्यान देने का है जहां वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य और क्षतिपूर्ति का दावा 20 लाख रुपए तक रहता है? सही ऑप्शन है जिला फोरम। अगला प्रश्न है, IGMS शब्द का विस्तार कीजिए। सही ऑप्शन है इंटीग्रेटेड ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी उपभोक्ता शिकायत निवारक एजेंसी 20 लाख रुपए से 100 लाख रुपए तक के उपभोक्ता विवादों पर ध्यान देगी?
सही उत्तर है राज्य आयोग। राज्य आयोग यानी स्टेट कमीशन 20 लाख रुपए से अधिक और 100 लाख रुपए तक के उपभोक्ता विवादों पर ध्यान देती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वैध उपभोक्ता शिकायत के लिए आधार नहीं बन सकता है? इसका सही उत्तर है ग्राहक को अपनी श्रेणी में सबसे अच्छे उत्पाद की सलाह नहीं देने वाला दुकानदार। दुकानदार का कर्तव्य सलाह देने का नहीं है, सामान बेचने का है, इसलिए उसे शिकायत का आधार नहीं बनाया जा सकता है। बाकी उत्पाद की एमआरपी से अधिक कीमत वसूलने वाले दुकानदार को शिकायत का आधार बनाया जा सकता है। दवा की बोतल पर एलर्जी की चेतावनी नहीं दी गई है, इसलिए दवा की कंपनी को या दवा के बोतल बेचने वाले को शिकायत का आधार बनाया जा सकता है। दोषपूर्ण उत्पाद यानी उत्पाद में त्रुटि है तो भी शिकायत का आधार बन सकता है। सही ऑप्शन सेकंड है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा बीमा पॉलिसी से संबंधित शिकायत दर्ज करने के संबंध में ग्राहक के लिए उपयुक्त विकल्प होगा? सही उत्तर है बीमा लोकपाल। बीमा लोकपाल केवल और केवल बीमा की शिकायतों को सुनने के लिए बनाया गया है, जो भारत में पहले भारत है, अब 17 हैं। सबसे उपयुक्त विकल्प बीमा लोकपाल हो। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कथन लोकपाल के क्षेत्राधिकार के संबंध में सही है? बीमा लोकपाल निर्दिष्ट क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर काम करता है, यानी इसका क्षेत्र पहले से ही तय रहता है। न यह जिला वाइज होता है, न यह राज्य वाइज होता है, न यह प्रदेश वाइज होता है, न यह देश वाइज होता है। यह निर्दिष्ट क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर काम करता है, इसका क्षेत्र तय किया जाता है। अगला प्रश्न, बीमा लोकपाल के पास शिकायत कैसी जाएगी? सही ऑप्शन है शिकायत लिखित रूप में की जाएगी, और ध्यान देने की बात है शिकायत का कोई शुल्क भी नहीं लगता है। अगला प्रश्न, बीमा लोकपाल से संपर्क करने की समय सीमा क्या है? सही ऑप्शन थर्ड है, यानी बीमा कंपनी द्वारा शिकायत की अस्वीकृति के 1 वर्ष के भीतर बीमा लोकपाल से संपर्क किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी लोकपाल के पास शिकायत करने के लिए पूर्व आवश्यकता नहीं है? सही ऑप्शन है शिकायतकर्ता को लोकपाल से पहले उपभोक्ता फोरम से संपर्क करना चाहिए। यह सही नहीं है। बिना उपभोक्ता फोरम से संपर्क किए भी आप लोकपाल से शिकायत कर सकते हैं। अगला प्रश्न, क्या लोकपाल के पास शिकायत दर्ज कराने के लिए कोई फीस अथवा शुल्क भुगतान करने की आवश्यकता है? सही ऑप्शन है कोई भी फीस या शुल्क भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न, क्या निजी बीमा कंपनियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकती है? बिल्कुल सही ऑप्शन है सेकंड, हाँ, निजी बीमा कंपनियों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। अगला अध्याय, जीवन बीमा के कानूनी सिद्धांत। इस पाठ में हम लोग देखेंगे जीवन बीमा के कानूनी सिद्धांत। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दबाव का उदाहरण है? ऑप्शन सेकंड सही है। रमेश महेश को धमकी देता है कि यदि उसने अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए तो वह उसे मार डालेगा। यह दबाव है। जान से मारने की धमकी या आपराधिक साधनों का प्रयोग करके दबाव देना दबाव कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प रमेश द्वारा बीमित नहीं किया जा सकता? सही ऑप्शन है थर्ड, रमेश के मित्र। चूंकि बीमा उसी का हो सकता है जिसका बीमा योग्य हित होता है, रमेश अपने घर का बीमा कर सकता है। सेकंड ऑप्शन, रमेश अपनी पत्नी का भी बीमा कर सकता है। तीसरा ऑप्शन, रमेश अपने मित्र का बीमा नहीं कर सकता है क्योंकि किसी मित्र का किसी मित्र में बीमा योग्य हित नहीं होता है। अगला प्रश्न, किसी वैध अनुबंध का कौन सा तत्व प्रीमियम से संबंधित रहता है? सही ऑप्शन है प्रतिफल। आप जितना ज़्यादा प्रीमियम देंगे उतना ज़्यादा प्रतिफल यानी रिटर्न मिलेगा, इसलिए सही ऑप्शन सेकंड प्रतिफल सही है। अगला प्रश्न, गलत बयान से संबंधित होता है जो बिना किसी धोखाधड़ीपूर्ण इरादे से किए गए हैं। सही उत्तर है फर्स्ट, गलत बयानी। गलत बयानी का मतलब आप धोखा नहीं देना चाहते हैं फिर भी आपके ज़बान से गलत बातें निकल जाती हैं, यानी जाने अनजाने में आप गलत बयान
कर देते हैं। अगला प्रश्न है, किस चीज़ में आपराधिक साधनों के माध्यम से लागू दबाव शामिल होता है? दबाव में, अभी ये प्रश्न ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। दबाव में आपराधिक साधनों के माध्यम से लागू दबाव शामिल होता है। अगला प्रश्न है, जीवन बीमा के अनुबंधों के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य है? सही ऑप्शन है थर्ड, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की आवश्यकताओं के अनुसार वे दो पक्षों बीमाकर्ता और बीमित के बीच अनुबंध होता है। न तो यह दाव होता है, न तो यह मौखिक होता है। यह अनुबंध भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के आवश्यकताओं के अनुसार दो पक्षों के बीच में होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुबंध के लिए एक वैध प्रतिफल नहीं है? रिश्वत एक वैध प्रतिफल नहीं है, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पक्ष जीवन बीमा अनुबंध के योग्य नहीं है? नाबालिग व्यक्ति जीवन बीमा के प्रस्ताव प्रपत्र पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता है या वह प्रस्तावक नहीं बन सकता है, इसलिए वह अनुबंध करने के योग्य नहीं है, क्योंकि अनुबंध के लिए बालिग होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, निम्न कार्यों में से कौन सा परम सद्भाव के सिद्धांत को बताता है? सही ऑप्शन है, बीमा प्रस्ताव फॉर्म में ज्ञात महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा करना परम सद्भाव के सिद्धांत को बताता है। परम सद्भाव का सिद्धांत कहता है कि आपके पास जितनी जानकारी है उसको मुक्त हृदय से बीमा कंपनी को बता दीजिए। परम सद्भाव का सिद्धांत बीमा कंपनी, एजेंट और बीमा धारक सभी पे लागू होता है। अगला प्रश्न है, बीमा योग्य हित के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? मित्रों द्वारा एक दूसरे के लिए बीमा लेना सही नहीं है। इस बात को हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक मित्र का दूसरे मित्र में बीमा योग्य हित नहीं होता है, इसलिए मित्रों का एक दूसरे के लिए बीमा लेना बीमा योग्य हित के संबंध में सही नहीं है। अगला प्रश्न, जीवन बीमा के संदर्भ में बीमा योग्य हित कब विद्यमान होना जरूरी है? सही उत्तर है, बीमा कराते समय। जीवन बीमा के संदर्भ में बीमा कराते समय ही बीमा योग्य हित देखा जाता है। मृत्यु दावा अथवा भुगतान के समय बीमा योग्य हित नहीं देखा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न परिदृश्य में मृत्यु के नज़दीकी कारण का पता लगाएं। घोड़े से गिरने के कारण अजय की पीठ टूट जाती है। जल में पड़े रहने के कारण उसे निमोनिया हो जाता है। उसे अस्पताल में भर्ती किया जाता है, पर निमोनिया के कारण वह मर जाता है। तो इसमें मृत्यु का नज़दीकी कारण यानी आसन्न कारण ऑप्शन थर्ड, घोड़े से गिरना है। यदि अजय घोड़े से नहीं गिरा होता तो उसको इतनी सारी प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए वास्तविक कारण या नज़दीकी कारण या आसन्न कारण घोड़े से गिरना है। तो थैंक यू दोस्तों, हम लोगों ने अनुभाग 1 यानी पार्ट 1 के अध्याय 1 से 5 तक के पूरे प्रश्नों को देख लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं अनुभाग 2 यानी कि अध्याय 6 से अध्याय 16 तक के प्रश्नों को लेकर आऊँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप IC38 के पार्ट 2 वाले वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा और उसके बाद पार्ट 3 भी देखिएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद IC38 का एग्ज़ाम आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। हमारे और भी वीडियो हैं, जैसे इम्पॉर्टेंट शॉर्ट फॉर्म एंड फुल फॉर्म वाले वीडियो और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर। इस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ IC38 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का एक और वीडियो हमने बनाया है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।